आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। हमने 6 क्लासें पहले लगा दी है। ये अपनी 7वीं क्लास है। ये हम 500 क्वेश्चनों की एक सीरीज लेके आए हुए थे। उस सीरीज के अंदर हमने 6 क्लासों में और अभी जो 7वीं क्लास है उस 7वीं क्लास के अंदर 72 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और 500 क्वेश्चनों तक जाएंगे। तो चलो आज करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन से। इसमें देखेंगे प्रश्न ये है, निम्न में से कौन से ग्रंथ की रचना पाणिनि द्वारा की गई है। ये 4 ऑप्शन है, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी और रत्नावली और महाभाष्य। तो आप इसमें देखिए, पाणिनि ने अर्थशास्त्र ने की रचना तो की है कौटिल्य ने। जब आप मौर्य साम्राज्य पढ़ोगे तो उसमें अर्थशास्त्र का और कौटिल्य का जिक्र आता है। और रत्नावली की रचना की है हर्षवर्धन ने। जब आप वर्धन वंश पढ़ोगे उस वर्धन वंश में रत्नावली के अलावा उनकी रचनाएं हैं प्रियदर्शिका और नागानंद। ये इनकी रचना है। उसके बाद में महाभाष्य की रचना पंतजलि ने की है। और अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। देखो, जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो इसमें एक लौकिक साहित्य आता है। और लौकिक साहित्य का मतलब होता है वो साहित्य जिनका किसी भी धर्म संप्रदाय से कोई संबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न 70। तो अपना इस 72 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन अपना 73। उस 73 में देखिए अपना, निम्न में से कौन सा हड़प्पा के अंदर वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। अब हड़प्पा सभ्यता का जिक्र चल रहा है, सिंधु सभ्यता का जिक्र चल रहा है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, ये एक ही है। क्यों है? हड़प्पा सभ्यता के अंदर में सबसे पहले खोज हुई है, वो हुई है हड़प्पा की। सबसे पहले खोज किसकी हुई है? हड़प्पा की। इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। और हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा जो केंद्र है, सबसे ज्यादा केंद्र है इस सभ्यता के, वो सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। तो इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता भी है। और इस सभ्यता के लोग कांस्य धातु का प्रयोग करते थे, तो इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। परंतु इस सभ्यता के लोग लोहे से अनभिज्ञ थे, जानते नहीं थे लोहे के बारे में। तो आपने ये देखा किस तरीके से इनके नाम रखे गए हैं। प्रश्न है, वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। देखिए अपना, धोलावीरा गुजरात में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र है। सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का केंद्र पूछिए, आपका उत्तर धोलावीरा। अगला प्रश्न है लोथल गुजरात में है, जिसको गोदीबाड़ा भी कहा जाता है। गोदीबाड़ा क्यों कहते हैं? गोदीबाड़ा कहते हैं बंदरगाहों के कारण। किसके कारण? बंदरगाहों की अधिकता। लोथल गुजरात। सुरकोटड़ा भी गुजरात में है। अब बच गया कौन? चन्नूदड़ो पाकिस्तान में है। कहां है? पाकिस्तान में। आपको बता देता हूं, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता का केंद्र पहला जो है वो भी पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। और चनहुदड़ो भी पाकिस्तान में है। चनहुदड़ो भी पाकिस्तान में है। और यदि आपसे पूछ ले
हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा केंद्र कहां मिले हैं? तो आपका उत्तर आएगा गुजरात में। सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता के केंद्र मिले हैं, वो है मिले हैं गुजरात में। तो आपका प्रश्न क्या बना था, कहां? तो आपका उत्तर है चनौदड़ो पाकिस्तान में है और भारत के अंदर है। जब आप हरियाणा के जिक्र करोगे तो हरियाणा में मिताथल, राखी गड्डी और बनवाली, जब आप हरियाणा जी के पढ़ोगे तब बनवाली, ये तीनों हरियाणा के केंद्र है। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के केंद्रों का जिक्र करेंगे तो मिताथल, राखी गड्डी और बनवाली। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के बारे में असत्य कथन छांटिए। किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में और असत्य कथन छांटना है। इस असत्य कथन में देखिए 4 मैंने ऑप्शन दे दिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे, ये लोग शहरी सभ्यता थी, ये पितृसत्तात्मक थी, और सबसे अधिक केंद्र गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक केंद्र मिले हैं। क्या है? मिले हैं। तो आप देखिए मैंने पिछले प्रश्न में ही करवाया है, हड़प्पा सभ्यता के केंद्र गुजरात में मिले हैं, ये तो सही हो गया। यह सभ्यता पितृसत्तात्मक थी, पितृसत्तात्मक नहीं थी, यह मातृसत्तात्मक थी। मातृसत्तात्मक ये धरती की उर्वरता कि हमारा पेट भरती है धरती माता, तो धरती को ये माता कह के पुकारते थे, तो वहां जो प्रधानता है वो मातृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक नहीं है, पिता की नहीं है। और हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता शहरी थी, यहां के मकान व्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे, पक्की ईंटों के बने हुए थे, पक्की ईंटों के बने हुए थे, लाल मिट्टी के बर्तन थे, लाल मिट्टी के बर्तन थे, काला रंग करते थे बर्तनों के, और कपास की खेती करते थे, लोहा धातु से अपरिचित थे, कांस्य धातु से परिचित थे, कांस्य धातु से परिचित थे, सैलखड़ी पत्थरों का प्रयोग करते थे। ये इस तरीके के प्रश्न आपके पेपरों में आते हैं। तो आपके मोहरों महारों के जिक्र आए ना कि यहां मोहरें किसकी बनी होती थी? सैलखड़ी। एक आपके प्रश्नों में ऑप्शन में एक ये भी आ जाता है टेराकोटा का यूज कहां होता था। तो इस तरीके के प्रश्न आप देखना। तो अपना प्रश्न क्या चल रहा था? ये तो सही है, पितृसत्तात्मक थी, ये लोग शहर में, ये तो ठीक है शहर में थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे, तो सही है। यदि यहां कांस्य आता तो गलत हो जाता। तो आपका उत्तर क्या आया? तीसरा। समझ रहे मेरी लाइन? हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृसत्तात्मक थे, पितृसत्तात्मक नहीं थे। और ये नीचे वाले जरूर देखना, इसका मतलब क्या है। अगला प्रश्न, भारत में पहली रेल किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चलाई गई? आप समझिए प्रश्न को। रेल कब चली भाई? रेल चली 1853 में, अप्रैल 1853 में। यहां बात समझ में आई है ना? और मुंबई से ठाणे या थाने के बीच चली है, ठीक है, इनके बीच चलिए भाई। ये लो, इतना आपको पता है। आपका प्रश्न पजल कहां हुआ कि हमारे को सर ये पता नहीं गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए ये जो गवर्नर जनरल है ये रहा है 1856 से 63, तो इसका मतलब तो ये तो नहीं आएगा। और लॉर्ड डलहौजी रहा है 1848 से 56, तो इसका मतलब ये आएगा।
और लॉर्ड विलियम बेंटिक का वो रहा है 1828 से 35 तक, इसका मतलब ये नहीं आएगा। समझिए प्रश्न को, आप क्वेश्चन याद है पर आपके ये याद नहीं है तो प्रश्न का उत्तर नहीं निकलेगा, रट्टे मारोगे तो अलग बात है। तो हम लिखेंगे पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी और ये प्रमुख रूप से अंग्रेजों ने अपने व्यापार में बढ़ोतरी करने के लिए इसका प्रयोग किया था। अब देखिए 1853 आया तो आपका उत्तर आया लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। आपकी नॉलेज के लिए एक एक दो प्रश्न और बता देता हूं। 1853, 1854 जब डाक एक्ट का प्रश्न आए या आपके सूती वस्त्र मिल की बात आए तो वो भी 1854 है। 1854 है। देखिए रेल है वो 1857 की क्रांति का कारण भी है। भी भारत के जो रूढ़िवादी लोग हैं ना, उन्होंने ये कहा, हिस्ट्री के अंदर बढ़िया तरीके से लिख रखा है राइटरों ने, कि रेल इसलिए चलाई है यदि हमने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया तो रेल के नीचे दे दे के मारेंगे। ये 1857 की क्रांति के कारणों में हम पढ़ते हैं। तो ये तो रूढ़िवादी बातें थी। 1856 से 63 है ना, तो आप देखिए 1857 में क्रांति हुई तो ये कौन हुआ, फिर लॉर्ड कैनिंग आएगा। 1858 में एक्ट आया तो वो भी लॉर्ड कैनिंग आएगा। 1861 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 1861 में यदि उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई तो किसके कार्यकाल में हुई, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल। यहां तक तो आपके सभी के समझ में आ गया होगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1893 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ जो कि कृषि से रिलेटेड है। स्थायी बंदोबस्त का कार्यकाल कितना था, 10 वर्ष। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 10 वर्षीय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय की बात है। और यदि 1829 सती प्रथा की बात आई और 1833 में गवर्नर जनरल से वाइसराय बनाए, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल बनाए, या 1835 में अंग्रेजी शिक्षा की बात आई तो आपका उत्तर लॉर्ड विलियम बेंटिक आएगा। तो अपना प्रश्न था रेल, तो रेल आएगा लॉर्ड डलहौजी। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। मुगल सम्राट अकबर ने बैरम खां के नेतृत्व में कब तक शासन किया। देखिए बैरम खां, अकबर है ना, अकबर से पहले कौन है, हुमायूं। हुमायूं से पहले कौन है, बाबर। यहां तक समझ में आया। बाबर ने 1526 से 1530 तक शासन किया और हुमायूं ने 1530 से 1540 तक और 1555 से 1556 तक शासन किया और बीच में अफगान आ गए 1541 से 1555 तक। यहां हम शेरशाह सूरी या सूरी वंश को पढ़ेंगे। शेरशाह सूरी की तो मृत्यु 1545 में ही होगी थी, फिर भी ये 10 साल आगे और चला है। तो देखिए अपना प्रश्न, अकबर तो 1556 से 1605 है, ये इसका कार्यकाल है। बाबर के बाद हुमायूं के बाद में अकबर। प्रश्न क्या है अपना, प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर ने बैरम खां के नेतृत्व में कब तक शासन किया। जब हुमायूं की मृत्यु हुई, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, ये सीढ़ियों से गिर गए थे, गिरने के बाद में हुमायूं की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद में अकबर ने राज्याभिषेक किया। अकबर का राज्याभिषेक हुआ। आपको पता होगा अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे और उन नवरत्न रहते थे। अब बैरम खां है ना, बैरम खां, ये देखो आप, बैरम खां
का प्रधानमंत्री है, पीएम है। ठीक है। राज्याभिषेक कब हुआ है? 1556 में हुआ है। किसका? अकबर का। बैरम का 1556 से 1560 तक रहा। ये तो आपका उत्तर है। ये लो, बताते हैं। बी, बैरम का शासन चलाता था, क्योंकि अकबर तो छोटा था, तो बैरम का से अकबर की मौसी और अकबर के रिश्तेदार नाराज हो गए। नाराज हो गए ना, तो बोले इसको निकालो। तो बैरम खां को दरबार से निकाल दिया। फिर अकबर ने इसको वापस बुला लिया। अकबर ने इसे वापस बुला लिया। वापस बुलाने के बाद में बोले कि आप मेरे सलाहकार रह जाओ या आप मक्का चले जाओ। बोले कि मैं मक्का ही चले जाऊंगा। मक्का जा रहे थे तो रास्ते में बैरम खां को मार दिया 1560 में। तो अकबर 1560 में मार दिया, तो बैरम खां की मृत्यु कब हुई है? 1560 में। अब 1560 में इसको मारा ना बैरम खां को, तो इसका कार्यकाल क्या रहा फिर 1556 से 60। अब बैरम खां के जो एक लड़का और बैरम खां की पत्नी को अकबर ने अपने दरबार में बुला लिया, और दरबार में बुला के इसको तो इसके साथ तो शादी कर ली, बैरम खां की पत्नी के साथ तो, और ये जो लड़का है ना इसको गोद ले लिया। तो आपसे पूछे दत्तक पुत्र कौन था? बैरम खां का लड़का। बैरम खां के लड़के का क्या नाम था? रहीम, अब्दुल रहीम, जो नवरत्नों में भी है। तो रहीम उसका मूल नाम है, अब्दुल रहीम खाने खाना वो उसकी खाने खाना उसकी उपाधि है। तो रहीम दत्तक पुत्र है, बैरम खां का लड़का है। अगला प्रश्न ये अपना था 1556 से 1605 अकबर का शासन है। अकबर के शासन में बैरम खां कब से कब तक रहा है? 1556 से 1560 तक। और 1575 से 1605 मैंने ये पजल करने के लिए दिया आपको, और 1526 से 1560 है, ये बाबर का शासनकाल है। किसका? बाबर का, अकबर के दादा का। अगला प्रश्न अपना, मुगल सम्राट हुमायूं पुनः सिंहासन पर कब बैठे? ये देखो यहां पर कब बैठे हैं, ये रहे 1540 से 55 शेरशाह सूरी है, तो ये 55 में बैठेंगे, 56 तक रहेंगे। तो आप देखिए हुमायूं पुनः सिंहासन पर कब बैठे, तो आपका उत्तर आएगा 1555। देखिए हुमायूं गद्दी पर बैठा है। हुमायूं बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे हैं और 1530 में बैठे हैं। पर हुमायूं का मतलब भाग्यशाली है, पर यह भाग्यशाली है नहीं, यह दुर्भाग्यशाली है। तो 1530 में गद्दी पर बैठे हैं। 1540 तक इन्होंने शासन किया है। बाद में शेरशाह सूरी इनसे लड़ते हैं। कौन लड़ते हैं? शेरशाह सूरी लड़ते हैं। तो एक तो युद्ध है चौसा का, एक है बिलग्राम का। ठीक है, एक तो हुआ 1539 में, एक हुआ 1540 में। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें चौसा के युद्ध में 1539 और 1540 में किस किस के मध्य हुआ है? शेरशाह सूरी और हुमायूं। पर इस युद्ध के बाद में 1540 के युद्ध के बाद में हुमायूं को सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा, और सिंहासन छोड़ के भाग चुके हैं ये लोग, भाग गए। भागने के बाद में शासन कौन कर रहा है? शेरशाह सूरी कर रहा है। ये भाग गए और वापस आए हैं 1555 में गद्दी पर बैठे हैं, और 1556 में सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो बीच में शासन रहेगा, मुगलों के बीच में जो शासन रहेगा वो शेरशाह सूरी का रहेगा, सूरी वंश का रहेगा 1540 से 1555 तक। तो ये 1556 में तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की सेकंड लड़ाई पूछे आपकी तो 1556 आएगा, और 1540 बिलग्राम या कनौज की लड़ाई, और 1556-55 आएगा एक सरहिंद की लड़ाई हुई थी, और उस सरहिंद की लड़ाई में 1555 में
हुमायूं जीत गया था और गद्दी पर आगे बैठ गया था और सूर्य वंश का पतन हो गया था। तो हम यहां पर देखेंगे सरहिंद की लड़ाई के बाद हुमायूं ने साम्राज्य वापस संभाला है 1555 के अंदर, और 56 तक रहे हैं, एक ही साल रहे हैं, 6 महीने रहे हैं वैसे तो ये, पर हम इसके क्रॉप इनके साल के हिसाब से देखें तो 1 साल हो गया। अगला प्रश्न अपना, आईने अकबरी की रचना किसने की? आईने अकबरी की रचना ऑप्शन है अकबर, गुलबदन बेगम, अबुल फजल और बाबर। देखिए आईने अकबरी अकबर के दरबार की है, पर अकबर रचिता नहीं है, आईने अकबरी के रचिता है अबुल फजल, अबुल फजल। और गुलबदन बेगम ने तो हुमायूं नामा लिखी है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है, और आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है, और बाबरनामा बाबर ने लिखी है, और अकबरनामा अकबर ने लिखी है। ये मुगलों के पुस्तकों के बारे में है थोड़ा बहुत। और अगला प्रश्न अपना, विषुव ग्लोब में भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये अपना भारत है, इसको पहले विषुव मान लो तो ये इंडिया है, ये हरियाणा है। आपसे कोई पूछे बता देना, आपसे पूछे भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है तो आपका उत्तर आएगा उत्तरी पूर्वी, और भारत के अंदर हरियाणा किस गोलार्ध में है तो उत्तरी पश्चिमी। ठीक है, तो आप विषुव भारत के किस गोलार्ध, विषुव ग्लोब में भारत किस गोलार्ध में स्थित है तो ये भारत रहा उत्तरी पूर्वी, तो उत्तरी पूर्वी आपका ये रहा उत्तर। ठीक है, तो हमने ये प्रश्न किए 79 तक और आगे 80 से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी मतलब 7वीं क्लास थी और आगे हम क्रमानुसार करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप 500 क्वेश्चनों को करिए, आपके ज्ञान में जरूर वृद्धि होगी। और यदि आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।